प्रकार हुआ आणविक क्रिस्टल या आणविक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का तीसरा वर्गीकरण जो होगा वो कहलाता है आणविक ठोस। इसकी पहली परिभाषा होगी ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई अणु है, उन्हें हम आणविक ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई अणु होती है। आणविक ठोस कहलाता है। इनके महत्वपूर्ण कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे बर्फ, आयोडीन, नेफ्थलीन इत्यादि। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी। आणविक ठोस की परिभाषा क्या है? ऐसे क्रिस्टलीय ठोस हैं जिनकी संरचनात्मक इकाई अणु है, अतः वे क्रिस्टलीय ठोस जो अणुओं से निर्मित होते हैं वो सभी आणविक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल बर्फ, आयोडीन और नेफ्थलीन। नेफ्थलीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी गुण। आणविक ठोस में पहला गुण तो यही है, हम यही लिख सकते हैं कि इनकी रचनात्मक इकाई अणु होती है। इसमें कंफर्म प्रॉपर्टीज है इसकी, इनकी रचनात्मक इकाई अणु होती है। नंबर दूसरा, हम बर्फ को देख के ही समझ जाते हैं कि थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो ये वाष्पित होने लगेगी, पिघलने लगेगी, वाष्पन करने लगेगी। आयोडीन एक सब्लिमेटेड पदार्थ है, गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, इसलिए ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ भी है। तो हम लिख सकते हैं कि इनके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न बहुत ही कम टेम्परेचर का पिघल जाता है। तीसरा और होगा यह वाष्पशील, गर्म करेंगे तो ये वाष्पन के बनेंगे। नेक्स्ट है यह विद्युत या ऊष्मा उचालक। इसके महत्वपूर्ण गुण है, इनकी रचनात्मक इकाई अणु होगी, इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, यह वाष्पशील होते हैं और यह विद्युत या ऊष्मा के उचालक। इस तरीके से होगा आणविक ठोस। इसमें हम बर्फ, आयोडीन और नेफ्थलीन आदि का अध्ययन करेंगे। और लास्ट टॉपिक है इसका धात्विक ठोस। चौथा वर्गीकरण है इसका धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसके बाद इसके एग्जाम्पल, इसके बाद इसकी गुणधर्म क्या है। तो पहले इसकी परिभाषा है ऐसे ठोस या वे क्रिस्टलीय ठोस जो धातु आयन से निर्मित होते हैं, उन्हें हम धात्विक ठोस कहते हैं।
या ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई धातु आयन होती है, उन्हें हम धात्विक ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई धात्विक आयन धात्विक ठोस कहलाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आयरन, सिल्वर, गोल्ड इत्यादि। धात्विक ठोस के एग्जाम्पल होंगे लोहा, चांदी, सोना या कोई भी मेटल्स। इसके अंतर्गत मिश्र धातुएं भी आ सकती हैं। और इस प्रकार इन चारों प्रकार के ठोस में प्रश्न जो बनते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया उन्होंने कि पीतल किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है, तो 4 ऑप्शन दे दें कि आयनिक है, कि आणविक है, कि सहसंयोजी है, कि धात्विक है। तो इसका उत्तर होगा कि मैं धात्विक ठोस होगा। कॉपर और जस्ता की संयुक्त मिश्र धातु है और वो धात्विक ठोस के काफी दे देता हूँ। अब इसकी धात्विक ठोस की जो प्रॉपर्टीज है, इसके लक्षण है, गुण है, वो पहला गुण है, तो धातुओं में जो गुण है वही धात्विक ठोस की प्रॉपर्टीज है। और धातुओं में धातु अधातु के बारे में 9th से पढ़ा है, तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज होती है कि यह है आघातवर्धिनी तथा तन्य। यह आघातवर्धनीय तथा तन्य होते। दूसरा है इनके क्वथनांक एवं गलनांक एवं गलनांक उच्च होते। नंबर 3, इनमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। और भी एग्जाम्पल हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिख सकते थे, जैसे इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है इसकी क्या है, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। और भी ले सकते हैं, यह है ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इस तरीके से धात्विक ठोस की परिभाषा हुई पहले, इसके बाद उसके एग्जाम्पल हुए, इसके बाद उसके महत्वपूर्ण गुणधर्म, जैसे यह आघातवर्धनीय तथा तन्य होते हैं। सबसे पहले हमें माने धातुओं की जो प्रॉपर्टीज है वो लिखी है इसमें। तो हमें ये छोटी छोटी बातें जो हैं, जैसे आघातवर्धनीय के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा तन्यता के बारे में पता होना चाहिए। आघातवर्धनीय क्या होता है? आघातवर्धनी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स में। इसका मतलब होता है आघात करने से चारों ओर प्रसार, अर्थात धातुओं में जब हम आघात करते हैं तो उनमें धातुओं में चारों ओर प्रसार होता है, इसे आघातवर्धनीयता कहते हैं।
तन्यता का गुण धातुओं में होता है, हम जानते हैं कि धातुओं से तार बनाए जा सकते हैं, अतः उनमें तन्यता का गुण विद्यमान है। दूसरी बात, इनके क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं, क्योंकि कोई भी धातु है उसे अधिक से अधिक टेम्परेचर पर पिघलाया जा सकता है। हाई टेम्परेचर चाहिए तो हम लिख सकते हैं कि उनको गलाने के लिए, उनको पिघली अवस्था में लाने के लिए उन्हें हाई टेम्परेचर की आवश्यकता है, इसलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। थर्ड है, इनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज है, यानी प्रत्यास्थता का गुण होता है। जैसे लोहा और रबर का कंपैरिजन कहते हैं कि किसमें प्रत्यास्थता का गुण ज़्यादा है, तो इनके अंदर इलास्टिसिटी का भी प्रॉपर्टीज विद्यमान है। नेक्स्ट है, इनमें धात्विक चमक होती है। धातुओं में धात्विक चमक होती है, इसके लिए इसका कारण क्या है? धातुएं क्यों चमकती हैं? प्रकाश उन पर आपतित होता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए चमकती है। लेकिन मेन रीजन क्या है? इसका साइंटिफिक रीजन है कि कोई भी धातु चमकती है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए धातु में धात्विक चमक पाई जाती है। और नेक्स्ट है, ऊष्मा और विद्युत के सुपर कंडक्टर्स, यानी ऊष्मा और विद्युत के स्वचालक होते हैं। अगर हम उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उनमें धारा का मान प्रवाहित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाते हैं, इसलिए इसे कह सकते हैं कि स्वचालक। इस तरीके से बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का क्लासिफिकेशन 4 प्रकार से कंप्लीट है। लेकिन वाल्मीकि केमिस्ट्री में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमें ज़्यादा मंथन करने की बात है। हम जब इसको पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से परिभाषा, अच्छी तरीके से उसके एग्जाम्पल और उसके गुणधर्मों का अध्ययन कर लें गहराई से, तब फिर प्रश्न बनेगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए जाएं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आ जाएं, जैसे नमक आ जाए, सीजियम क्लोराइड आ जाए, जिंक सल्फाइड आ जाए, कैल्शियम क्लोराइड आ जाए, इसके बाद बर्फ आ जाए, आयोडीन आ जाए, नेफ्थलीन आ जाए, एंथ्रासीन आ जाए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आने के बाद फिर आपसे कहा जाए कि इन्हें आप चारों प्रकार से इनको अलग अलग सारणी में वितरित कीजिए या बांटिए, वर्गीकृत कीजिए, तब आपको आयनिक, आणविक, सहसंयोजी और धात्विक 4 प्रकार से उन्हें अलग अलग क्लासिफाई करना होगा। तब यह पता चलेगा कि हाँ, आपको पदार्थों का अच्छी तरीके से उनके गुणों का अध्ययन समझ में आएगा। फिर एग्जाम जब होगा तो एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तक जो विगत 20 साल की केमिस्ट्री में जैसे प्रश्न पूछे गए हैं उनका बेस हम बता रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड ने पूछे हैं अभी तक। जैसे वो पूछते हैं, बर्फ के क्रिस्टल किस प्रकार का ठोस है? तो ऑप्शन देंगे वो, नंबर 1 आयनिक क्रिस्टल ठोस है, आयनिक है। नंबर दूसरा देंगे वो बी सहसंयोजी है। तीसरा देंगे वो सी ऑप्शन आणविक क्रिस्टल है। और चौथा देंगे वो डी ऑप्शन देंगे, इसमें लिखेंगे वो धात्विक। तो अगर आपने सभी ठोसों को अच्छी तरीके से परिभाषा, एग्जाम्पल और प्रॉपर्टीज से पढ़ा है तो आप बहुत आराम से बता देंगे और बहुत आसानी से बता देंगे कि यह आणविक क्रिस्टल है। बर्फ के क्रिस्टल किस प्रकार के क्रिस्टल हैं? वो आणविक ठोस है। कैसे बताया ये? क्योंकि हमें पहले मालूम था कि आणविक ठोस की परिभाषा है ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई अणु होती है। बर्फ अणुओं से मिलकर बनता है पानी, इसलिए बर्फ के क्रिस्टल आणविक क्रिस्टल। एक बार पेपर में अभी 3 साल पहले पूछा गया था क्वेश्चन कि पीतल किस प्रकार का विलयन है। वो क्वेश्चन को देखो, कई विद्यार्थियों ने उसका उत्तर दिया कि वो ठोस है, केवल ठोस। किसी ने लिख दिया द्रव है, किसी ने द्रव ठोस लिख दिया, जबकि हमें मालूम है उसके बारे में कि वो ठोस विलयन होगा कब? जब हम जानते हैं कि वो पीतल जो है वो कॉपर और जस्ता
को उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर पिघला करके उनका विलयन बनाया जाए और उन्हें संयुक्त अवस्था में रखा जाए, तब ठंडा होने पर पीतल मिश्र धातु प्राप्त होती है। तो यह एक ठोस विलयन होगा, लेकिन किस कैटेगरी में जाएगा जी? धात्विक। वो धात्विक ठोस है। तो हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों को, कई प्रकार के पदार्थों को क्लासिफाई भी कर लें अच्छी तरीके से कि कौन पदार्थ किस प्रकार के ठोस का कौन सा एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में यही आया। अच्छा, कुछ ऐसे भी, एक तो ये टाइप हो गया ऑप्शनल कि कोई राइट आंसर चुने, कौन सा उत्तर सही है उस पर टिक करें। एक दूसरा तरीका है कि परीक्षा में किस तरीके से और क्या तरीका है पूछने का उनका, तो ये भी कई वर्षों से देख रहे हैं। ऐसा प्रश्न भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। कैसा? उन्होंने कहा सही जोड़ियां बनाइए, सही जोड़ियां बनाइए, और यहां उन्होंने एक दे दिया कॉलम ए और यहां दे दिया कॉलम बी। कॉलम ए के ऑप्शन दे दिए 1 2 3 4 और कॉलम बी के ऑप्शन दे दिए ए बी सी डी। इस तरीके से कॉलम ए में दिया उन्होंने आयनिक, इसमें दिया सहसंयोजी, इसमें दिया आणविक और इसमें दिया धात्विक। और यहाँ 4 ऑप्शन दे दिए। कौन कौन से? यहाँ दे दिया उन्होंने निकेल Na, यहाँ दे दिया उन्होंने H2O, यहाँ दे दिया उन्होंने C और यहाँ दे दिया उन्होंने NaCl। अब हमें इनमें से करेक्ट मैच करना है कि सही जोड़ियां, सुमेलित जोड़ियां क्या कैसे संभव है, कौन से कैसे सही। हमें मालूम है कि आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण सोडियम क्लोराइड है, तो इसका इससे संबंध हो जाएगा। दूसरा सहसंयोजी क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल में कौन कौन से आते हैं? सहसंयोजी क्रिस्टल में आते थे जो सहसंयोजी बंध से निर्मित होते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन इत्यादि। तो सहसंयोजी में हम हीरा, हीरा का संकेत ही सी होता है, ग्रेफाइट का संकेत ही सी होता है, तो इसका ऑप्शन सी ज्यादा बेस्ट आंसर। नेक्स्ट है आणविक, जो अणुओं से निर्मित होती है वे आणविक क्रिस्टल कहलाते हैं। जैसे बर्फ, बर्फ का सूत्र H2O, इसलिए इसे सुमेलित से किया जा सकता है, क्योंकि पानी जो है वो बर्फ का सूत्र है H2O, तो ये है। और धातु में कोई धातु, जैसे निकेल एक धातु है, इससे मैच कराया है। तो इस प्रकार से हम सही जोड़ियों को सुमेलित कर सकते हैं। तो 2-3 प्रकार से प्रश्न वो इसमें से कर सकते हैं। सबसे बढ़िया ज्यादातर संभावना इसीलिए रहती है सही जोड़ियों का अभ्यास कर लें, और बेस्ट अल्टरनेटिव आंसर कौन सा हो सकता है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, सही विकल्प क्या हो सकता है। तो 2 प्रकार के प्रश्नों का, या तीसरा विकल्प होगा तो वो पूछेंगे एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द में उत्तर देने का मतलब किसी की परिभाषा पूछ ली, किसी के गुण पूछ लिए, किसी के एग्जाम्पल पूछ लिए, तो इस तरीके से। और अगर वो चौथा प्रकार भी पूछते हैं तो रिक्त स्थान आ सकता है। वो पूछेंगे कि नमक एक खाली स्थान क्रिस्टलीय ठोस है, तो उस खाली स्थान में पाया जाएगा कि वो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है। तो इस प्रकार से अधिकतर 4 माने ऑप्शन हो सकते हैं। और वर्ष 2020 के अनुसार एक 5वां ऑप्शन और दे दिया उन्होंने, सत्य असत्य। तो ट्रू फॉल्स भी एक नया उन्होंने एक ऑप्शन दिया है, पहले नहीं आता था, 2019 तक तो नहीं आया कि सत्य असत्य, लेकिन इस बार एक और सरल से सरल उन्होंने एक विकल्प दिया है, तो उसमें भी हम बताएंगे। उन्होंने सेंटेंस दे दिया, आपको लग रहा उन्होंने एक पहला सेंटेंस दिया कि नमक का गलनांक 820 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि वो 820 डिग्री सेंटीग्रेड सही है तो हम उस पर राइट आंसर करेंगे। हमें मालूम है पहले से, उसके गुणधर्म पता है नमक की कि वो उच्च गलनांक होता है, उसका 820 डिग्री सेंटीग्रेड उसका गलनांक सही है, इसलिए उस पर हम सत्य लगाएंगे, सही है। तो आप कई विद्यार्थी एक प्रश्न करते हैं,
हमने देखा अभी करीब हम 22 साल से पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, तो हमने ये अनुभव किया है कि बच्चे अब एक ही प्रश्न कर रहे हैं आजकल। वो कहते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है। पेपर बनाने वाले जो एक्सपर्ट हैं वो ऑब्जेक्ट कहाँ से देते हैं, तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनते हैं ये तो जनरली आपने 9th-10th में देखा होगा कि टेक्स्ट बुक के पीछे दिए गए हैं ऑप्शन, उनमें से भी बना देते हैं। उसके अंदर समरी दी जाती है अंतिम पेज पे, उस सारांश को अंडरलाइन करें, उसमें से भी हो सकता है विकल्प बन सकते हैं। लेकिन हम इससे बेहतर मानते हैं कि अगर पाठ को बहुत बारीकी से पढ़ लिया जाए तो फिर किसी टेक्स्ट बुक से देखने की ये जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा और कहाँ से आएगा। जब आपने पाठ को गंभीरता से पढ़ा है, बारीकी से पढ़ा है, तो आप किसी भी सत्य जोड़ियां, एक शब्द में उत्तर, सही विकल्प, आप किसी भी प्रश्न के उत्तर को दे सकते हैं। फिर भी अपने अभ्यास के लिए स्कूल की टेक्स्ट बुक और जो रेफरेंस बुकें हैं उनके ऑब्जेक्टिव हमें पढ़ना चाहिए ताकि अपना अभ्यास हो सके। तो अभ्यास के लिए तो हमें कोई ना कोई बुक का सहारा जरूर लेना है। इसलिए ऑप्शन और पूरे देश में भी जो पद्धति चल रही है वो ऑब्जेक्टिव पद्धति ज़्यादा चल रही। कोई भी कंपटीशन होगा तो बेस्ट परिणाम बताइए कि उसमें सही रिजल्ट क्या है। तो हम ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस के जो प्रश्न आते हैं और उस तरीके से पढ़ें कि किसी कंपटीशन में भी उसका लाभ मिल सके। तो आज अपन ने ठोस अवस्था के अंतर्गत बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का अध्ययन किया है। इसके चारों प्रकार पढ़े, 4 प्रकार से वो वर्गीकृत हैं, चारों की परिभाषा, चारों के उदाहरण, तो चारों के गुणधर्म। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बंद कर 0 क्या है।